नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल गुप्ता और आज की कहानी हमारे एक प्यारे सब्सक्राइबर दीपक गौतम जी की रिक्वेस्ट पर लेकर आया हूं। आज हम सुनने जा रहे हैं महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध और हृदय स्पर्शी कहानी गिल्लू। गिल्लू सिर्फ एक गिलहरी की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे नन्हे जीव और एक इंसान के बीच के ममत्व का रिश्ता है जो हमें सिखाता है कि प्यार और संवेदना केवल शब्दों में नहीं, दिल की गहराइयों में बसते हैं। तो चलिए महसूस करते हैं इस सुंदर कहानी की कोमलता महादेवी वर्मा जी की। गिल्लू। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही वह छोटा जीव याद आ गया जो इस लता की सघन हरी तिमा में छिप कर बैठता था और फिर मेरे पास आते ही कंधे पर कूद कर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की तलाश रहती थी, पर आज मेरी खोज उस लघु प्राण की है। पर वह अब तक शायद इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा, कौन जाने। स्वर्णिम कली के बहाने ही वह मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आते ही मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर छू छावल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकाभुशुंडी भी कितना विचित्र पक्षी है, एक साथ अत्यंत सम्मानित और अति अवमानित। हमारे पूर्वज न गरुड़ के रूप में आ सकते थे, न मयूर के, न हंस के। पितृपक्ष में उन्हें हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश देने के लिए इनके कर्कश स्वर का सहारा लेना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और कांव कांव करने को अक्सर अवमानना के अर्थ में ही प्रयोग करते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक एक अजीब सी बाधा आ गई। गमले और दीवार की संधि में कुछ हलचल देख मेरी दृष्टि वहीं ठहर गई। जब मैं करीब गया तो देखा एक नन्हा सा गिलहरी का बच्चा जो शायद अपने घोंसले से गिर गया था, अब कौवे में सुलभ आहार खोज रहे थे। काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस छोटे जीव के लिए बहुत थे। वह डर के मारे गमले से चिपटा पड़ा था, पूरी तरह असहाय। सभी ने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, इसे ऐसे ही रहने दो। पर मेरा मन नहीं माना। मैंने उसे धीरे धीरे उठाया, अपने कमरे में लाया, रुई से उसके रक्त को पोंछा और घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। हर बार जब रुई की पतली बत्ती दूध में डुबाकर उसके नन्हे मुंह में लगाने की कोशिश की, मुंह खुल नहीं पाया और दूध की बूंदें उसके दोनों गालों पर ढुलक गईं। कई घंटे की देखभाल और सावधानी के बाद आखिरकार उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाने में सफल रहा। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली को अपने 2 नन्हे पंजों से थाम लिया। उसकी नीली कांच जैसी चमकती आंखों से इधर उधर देखने लगा, मानो हर चीज को समझने की कोशिश कर रहा हो। 3-4 महीनों में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चमकती चंचल आंखें सबको आश्चर्यचकित कर देती थीं। उसकी हर हलचल में जीवंतता थी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक बना दिया और उसे प्यार से गिल्लू कहने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही डलिया 2 वर्षों तक उसका छोटा सा घर रही। गिल्लू उसमें झूलता, अपनी कांच जैसी चमकती आंखों से कमरे और खिड़की के बाहर की दुनिया को निहारता और समझने की कोशिश करता। पर उसकी समझदारी और नन्हे नन्हे कार्यकलाप सबको चौंका देते। हर पल, हर हलचल में वह अपनी छोटी लेकिन जादुई दुनिया बुन रहा था और हम बस उसे देखते रह जाते, हंसते और आश्चर्य करते। जब भी मैं लिखने बैठती तो गिल्लू को अपनी ओर मेरा ध्यान खींचने की एक तीव्र इच्छा होती थी और फिर उसने इसके लिए एक बड़ा प्यारा तरीका ढूंढ निकाला था। वह धीरे धीरे मेरे पैरों तक आता और अचानक सर से पर्दे पर चढ़ जाता, फिर उसी तेजी से नीचे उतरता। यह उसका खेल तब तक चलता जब तक मैं हंसते हुए उसे पकड़ने के लिए न उठ जाती। कभी कभी मैं उसे प्यार से पकड़कर एक लंबे लिफाफे में रख देती, ऐसे कि उसके अगले 2 पंजे और सिर बाहर रहते और बाकी का छोटा सा शरीर लिफाफे के अंदर छिपा होता। इस अजीब लेकिन प्यारी स्थिति में वह मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहता
और अपनी चमकीली जीवंत आंखों से मेरा सारा कामकाज देखता रहता, मानो कह रहा हो, मैं भी देख रहा हूं तुम क्या कर रही हो। जब उसे भूख लगती तो वह चिक चिक करके जैसे मुझे पुकारता, और जब मैं उसे काजू या बिस्कुट देती तो वह उसी लिफाफे में रहते हुए बाहर निकले अपने नन्हे पंजों से उसे पकड़कर कुतरने लगता। फिर आया गिल्लू के जीवन का पहला बसंत। नीम और चमेली की हल्की गंध कमरे में धीरे धीरे घुलने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करने लगीं, जैसे किसी प्रियजन को बुला रही हों। गिल्लू भी उस जाली के पास जाकर उन्हें देखने लगा। उसे इस तरह बाहर झांकते देख मेरे मन में एक ही विचार उठा, अब इसे मुक्त कर देना चाहिए। मैंने धीरे से कीलें निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया, और फिर उसी रास्ते से गिल्लू बाहर निकल गया। उसकी हरकतों में आज एक नई आजादी की झलक थी, मानो उसने सच में मुक्ति की सांस ली हो। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्तों और बिल्लियों से बचाना आसान नहीं था, और वैसे भी जब मैं कॉलेज जाती तो कमरा बंद ही रहता था। पर एक दिन जब मैं कॉलेज से लौटी और जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, तभी एक झपटा सा लगा। गिल्लू अपने उसी खुले जालीदार द्वार से अंदर आया और मेरे पैरों से सिर तक और सिर से पैरों तक दौड़ लगाने लगा। वह पल मेरे जीवन के सबसे सजीव पलों में से एक था, और तब से यह उसका नित्य का क्रम बन गया। हर दिन वही चंचलता, वही प्यार, वही अपनापन। जब भी मैं कमरे से बाहर जाती, गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली से बाहर निकल जाता। दिन भर वह गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता, मानो पूरा आंगन उसी का साम्राज्य हो। और फिर ठीक 4 बजे घड़ी की सुई जैसे ही 4 पर आती, गिल्लू वापस आ जाता। धीरे धीरे खिड़की से भीतर आता और अपने झूले में झूलने लगता, जैसे पूरे दिन की थकान उतार रहा हो। उसे मुझे चौंकाने की बड़ी आदत थी। न जाने कब और कैसे उसमें यह इच्छा आ गई थी। कभी वह फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में, और कभी सोनजूही की पत्तियों में गुम हो जाता। जब अचानक वह वहां से निकलकर मेरे कंधे पर चढ़ जाता, मैं सचमुच चौंक जाती, फिर हंस पड़ती। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और सबका मुझसे गहरा लगाव है, परंतु उनमें से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह मेरी थाली में आकर मेरे साथ खाना खाए। गिल्लू उनमें एक अपवाद था। जैसे ही मैं खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार पार करता, फिर बरामदे से होते हुए सीधे मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठने की कोशिश करता। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। अब वह वहीं बैठता। धीरे धीरे बड़ी सफाई से मेरी थाली से एक एक चावल उठाकर खाता रहता। काजू उसका सबसे प्रिय भोजन था। अगर कई दिन तक काजू न मिले तो वह बाकी चीजों को छूता भी नहीं। या तो खाना बंद कर देता या फिर गुस्से में अपने झूले से नीचे फेंक देता। इसी बीच एक दिन मुझे मोटर दुर्घटना में चोट लग गई और कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब भी मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता, पर जैसे ही किसी अजनबी को देखता, उसी तेजी से वापस अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, पर जब मैं अस्पताल से लौटकर आई और उसके झूले की सफाई की तो देखा उसमें काजू भरे पड़े थे। यह देखकर समझ गई, मेरे अनुपस्थित रहने पर उसने अपना प्रिय भोजन भी नहीं खाया था। मेरी अस्वस्थता के दिनों में जब मैं बिस्तर पर लेटी रहती, गिल्लू तकिए के पास सिरहाने बैठता। अपने नन्हे नन्हे पंजों से वह मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना किसी परिचारिका के हटने जैसा महसूस होता था। वह सिर्फ एक गिलहरी नहीं था, वह एक नन्हा सा स्नेह का स्पर्श था जिसने मौन में भी ममता की भाषा बोलना सिखा दिया। गर्मियों के दिनों में जब मैं दोपहर को अपने काम में व्यस्त रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न ही अपने झूले में झूलता। उसने तो एक नया तरीका खोज लिया था, मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता। इस तरह
वो मेरे करीब भी रहता और ठंडी ठंडी सुराही की ठंडक से अपने आप को राहत भी देता। गिलहरियों की उम्र वैसे तो 2 साल से ज़्यादा नहीं होती और गिल्लू की जीवन यात्रा का भी अंत धीरे धीरे आ ही गया। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया, न बाहर गया। रात में जब उसे बहुत पीड़ा हो रही थी, तब भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और अपनी ठंडी नन्ही पंजों से मेरी वही उंगली पकड़ ली, वही उंगली जिसे उसने अपने बचपन में और फिर अपनी मरणासन्न अवस्था में भी थामा था। उसके पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैं घबरा गई। मैंने तुरंत हीटर जलाया, शायद कुछ गर्माहट मिल जाए उसे। परंतु प्रभात की पहली किरण के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने चला गया। अब उसका झूला उतार कर रख दिया गया है, खिड़की की जाली भी बंद कर दी गई है। फिर भी गिलहरियों की नई पीढ़ी अब भी उस जाली के पार आकर चिकचिक करती है और सोन जूही की बेल पर हर साल बसंत वैसे ही आता है जैसे पहले आता था। सोनजूही की लता के नीचे ही गिल्लू को समाधि दी गई है, क्योंकि वो लता उसकी सबसे प्रिय थी और शायद इसलिए भी कि किसी वासंती दिन जूही के पीले छोटे फूलों में गिल्लू फिर से खिल उठेगा। इस विश्वास से मेरे मन को एक गहरा सुकून भरा संतोष मिलता है। दोस्तों, ये थी महादेवी वर्मा जी की मार्मिक कहानी गिल्लू। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली बार आप कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे। हो सकता है अगली कहानी आपकी रिक्वेस्ट पर हो। धन्यवाद।